कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका वाड्रा जी ने गुजरात के वलसाड में रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी को शादी में बेरोजगार और बिना काम वाले अंकल से कंपेयर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि जैसे कोई शादी में अंकल हो और उनके पास कोई काम ना हो और वह 4 लोगों को इकट्ठा बैठाकर वह जुमले सुनाते हो और जुमले सुनाने के दौरान कह दे कि जो कांग्रेस पार्टी है वह सरकार में वापसी करेगी तो आपके घरों में जो जेवर होगी उसको एक्सरे मशीन लगा के जांच करके आपसे छीन लेगी। तो ऐसे जुमले सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अंकल जी 60 साल के बाद यह सटिया गए हैं और इसलिए ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। दोस्तों, गुजरात के वलसाड में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका वाड्रा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अंकल से कंपेयर करते हुए क्या संबोधित किया, दोस्तों वह भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्सरे की मशीन लाएंगे और उस एक्सरे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है, किसी डिब्बे में रखी है या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्सरे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2 चरणों की मतदान के बाद बीजेपी और एनडीए गठबंधन 2-0 से आगे चल रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र का फुटबॉल का हब भी कहते हुए संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोल्हापुर में क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे एनडीए गठबंधन और बीजेपी को लेकर, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वापसी करती है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनती है तो भारत के संविधान को बदल दिया जाएगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भारत की संविधान को बदला जाए। पर दोस्तों, इसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी जी को यह जवाब देना चाहिए कि 70 साल की सरकार में रहते हुए अभी तक कश्मीर में संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया। 1975 में इमरजेंसी लागू करके संविधान के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया। साउथ गोवा में आज भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहते हैं कि भारत की संविधान साउथ गोवा में लागू नहीं किया जाएगा। भारत में जिस तरीके से संविधान को बदलने को लेकर एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप लगा रही है, दोस्तों इसके दौरान क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुंबई से, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। राहुल जी को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए, 70 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने कश्मीर में भारत का संविधान क्यों नहीं लागू किया। राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए, 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया। राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके गोवा के साउथ गोवा के प्रत्याशी कहते हैं कि गोवा में भारत का संविधान लागू नहीं होना चाहिए। पहले इसका तो जवाब दे। अरे नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान था इसलिए चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, तब तक संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर सियासी हमला बोल रहे थे। उसके दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उस स्पीच को सुनाया जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि भारत की संसाधनों पर पहला अधिकार भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उसी स्पीच को लेकर कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़ी कर रही है कि भारत के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम के बाद पारसी है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है,
सिख हैं, इनके अधिकारों का बात कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर रही थी? क्यों कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी? दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में भी स्पीच दिया था कि आज भी मैं उस शब्दों को लेकर कायम हूं कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का है। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का वह पुराना स्पीच भी आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added from there, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. एमआईएम पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस स्पीच को लेकर उन्होंने बोला था कि जिस स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महिलाएं की मंगलसूत्र को कांग्रेस पार्टी छीन लेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी का यह आरोप है कि क्या भारत के जो हिंदू हैं वो इतना कमजोर हो चुके हैं, अपनी पत्नी का मंगलसूत्र का भी रक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसके गले में मंगलसूत्र डाला था उसका क्या कर रहे हैं? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो मुसलमान भारत में अधिक बच्चे पैदा करते हैं उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आवाज खड़ी करती है उसको लेकर भी जबरदस्त सियासी हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी क्या स्पीच दे रहे हैं मुसलमान के ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर और बीजेपी को लेकर? दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। योगी आदित्यनाथ, हाँ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। तो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7।